हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर सैयद फहीम अली और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है टारगेट अभी ऑनलाइन वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज के इस क्लास के अंदर मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जैसे कि आपको पता है, हम लोग राजस्थान लाइब्रेरियन की बात कर रहे हैं और राजस्थान लाइब्रेरियन के अंतर्गत भी जो है हम लोग स्पेशली रंगनाथन सीरीज़ की बात कर रहे हैं। अब तक रंगनाथन सीरीज़ के आप कई भाग जो है मेरे साथ देख चुके हैं। ये रंगनाथन सीरीज का मूल उद्देश्य जो है वो केवल एक ही है कि रंगनाथन का जितना भी योगदान है इस विषय को लेकर, उन समस्त योगदानों की बात जो है हम लोग इस सीरीज के अंदर कर रहे हैं। क्योंकि एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात नहीं कर रहे, रंगनाथन की बात करते हैं तो शुरुआत से लेकर अब तक रंगनाथन ने जितना भी काम किया है, चाहे वो 5 लॉज हैं, चाहे वो त्रिमूर्ति अवधारणा है, चाहे वो क्लासिफिकेशन है, चाहे वो कैटलॉगिंग है, चाहे वो कैनन्स हैं, ऐसे समस्त विभिन्न प्रकार के जितने भी छोटे बड़े टॉपिक्स जो हैं उन सभी को जो है हम एक ही सीरीज के अंदर जो है कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीरीज जो है केवल इसका उद्देश्य ये है कि आप विषय को समझें, विषय की गहराई को समझें, विषय के और करीब जो है हम लोग चलते चले जाएं, ताकि हम लोग जो है ये देख पाएं कि रंगनाथन का क्या योगदान रहा और विषय को हमारे लिए जो है समझना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों से मैं अपनी बात को शुरुआत करता हूँ। अभी तक जो इस सीरीज के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं, केवल हमने 2 बातें करी हैं। एक संपूर्ण रंगनाथन का जीवन परिचय, और रंगनाथन के जीवन परिचय के पश्चात रंगनाथन की त्रिमूर्ति अवधारणा, जहां पर केवल मात्र जो है 3 चीज़ों को जो है रंगनाथन ने मूल रूप से जो है विशेष तौर पर जो है ध्यान दिया। सबसे पहली चीज़ जो है वो आपके लिए पाठक है। रंगनाथन ने भी पाठक का, क्यों कि पुस्तकालय एक सेवामय संस्थान है और इस सेवामय संस्थान का सबसे परम उद्देश्य ये है कि अपना जो ग्राहक है, हमारा जो क्लाइंट है, हमारा जो यूज़र है, उपभोक्ता है, उसकी आवश्यकताओं को पहचानना और उसके अनुसार जो है उसे उपयुक्त सेवाएं प्रदान करना। तो जिस प्रकार से आमतौर पर अगर हम देखते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर जो है हमारे लिए किसी भी व्यक्ति के लिए उसका ग्राहक, उसका क्लाइंट इंपॉर्टेंट होता है, जो भी सेवामय संस्थान है, तो उसी प्रकार से पुस्तकालय के लिए भी जो है उसका पाठक अत्यंत महत्वपूर्ण है। पाठक के लिए काम किया जाता है और रंगनाथन ने संपूर्ण देखा जाए तो बहुत सारी बातें, यानी कि पुस्तकालय सेवाओं की बात भी जो है बहुत विस्तार से करिए, जहां पर केवल पाठक को ही जो है कंसिडर किया गया है। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करते हैं पाठक से संबंधित। हमने बात कर ली, हमने पुस्तकों से संबंधित बात कर ली, हमने पुस्तकालय के कर्मचारियों से संबंधित बात कर ली। आइए आज की क्लास के अंदर हम लोग जो अगला भाग है, यानी कि जिसकी हम लोग बात करते हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार के सूत्रों की बात मैंने आपसे कही। तो पिछली क्लास के अंदर देखिए, मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं यहाँ हम लोग अब तक जो हमने काम किया है और क्या क्या चीज़ें हम लोग कर रहे थे। सो आप देख पा रहे हैं बहुत इजीली कि मैंने फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस की या फाउंडेशन ऑफ सब्जेक्ट की बात करी थी आपसे। यहाँ पर आपको स्पष्ट तौर से आपको दिखाई दे रहा है कि ये 5 सूत्र है और 5 सूत्रों की बात जो है हम लोग विस्तार से कर चुके हैं। अब इन 5 सूत्रों में से भी जो है मैंने मूल रूप से आपसे, पहला सूत्र आपका बुक्स आर फॉर यूज, दूसरा सूत्र मैंने एवरी रीडर हिजर बुक, और तीसरा सूत्र जो है मैंने एवरी बुक इट्स रीडर। यहाँ तक हमने बात कर चुकी थी। तो चलिए आज की इस क्लास के अंदर हम लोग चौथे सूत्र की बात करते हैं। और चौथा सूत्र किसे कहते हैं तो मैं आपको बता दूं, चौथा सूत्र है आपका इट्स नंबर 4, यानी कि नंबर 4 के ऊपर चौथा सूत्र आता है और ये कहलाता है आपका इट इज सिंपली सेव द टाइम ऑफ यूजर। यानी कि अर्थात क्या कहेंगे, हम लोग कहते हैं कि पाठक यानी कि जो हमारा यूजर है यानी उपभोक्ता है, ये जो रीडर है, एक ही बात है, हम उसको कई अलग अलग नामों से जानते हैं। तो पाठक के समय को बचाए, यानी कि पाठक के समय को आपको क्या करना है, अब बचाना है। तो आप पाठक के समय को बचाना है। सो देखिए यहाँ पर सिंपली मैं आपसे बात करूं, पाठक के समय को बचाने की बात यहाँ पर कही जा रही है आपसे। पाठक का समय इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारा क्लाइंट है, वो हमारा कस्टमर है, वो हमारा यूजर है। हमने समस्त पुस्तकालय की जो संरचना करी है या पुस्तकालय की जो हमने स्थापना करी, केवल इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें पाठक को अच्छी और बेहतर सर्विसेज, सेवाएं देनी है। और सेवाओं का बहुत सीधा सीधा संबंध जो है वो किससे होता है, समय से होता है। देखिए मैं आपसे, ये चौथा सूत्र है, आपको ये सूत्र आपको यहाँ पर दिखाई दे होगा। इस चौथे सूत्र की हम लोग विवेचना करेंगे और इस सूत्र के बारे में छोटी छोटी बातें जो है मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। इसको इत्मीनान से आप सुनने की और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हम लोग बात करते हैं नॉर्मली, मैंने आपको बताया कि क्लाइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पाठक हमारा जो है मूल रूप से हमारा क्लाइंट है। ये जो लाइब्रेरी बनाई है हमने, जहाँ पर इतना सारा कलेक्शन है, तो क्यों किया गया, ताकि हम अपने यूज़र को अच्छी और बेहतर सर्विस, सेटिस्फैक्टरी सर्विसेज दे सकें। इसके लिए ही हम लोग पुस्तकालय को स्थापना करते हैं। अब हम ये मानते हैं कि हमारा जो क्लाइंट है वो आमतौर पर जब पुस्तकालय की ओर अग्रसित होता है तो उसके मन में किसी प्रकार का कोई ना कोई सवाल होता है या उसे किसी चीज़ की आवश्यकता होती है।
तो वो उस चीज़ की यानी कि उस किताब को या उस प्रश्न के उत्तर की चाह में जो है पुस्तकालय की ओर अग्रसित होगा। जब लाइब्रेरी के अंदर जब एंटर करेगा तो उसकी मुलाकात जो है पुस्तकालय अध्यक्ष होगी या वहाँ के कर्मचारी से होगी। कर्मचारी द्वारा पूछने पर या स्वयं के द्वारा बताने पर एक प्रश्न चीज सामने आएगी, एक आवश्यकता निकलकर सामने आएगी कि सर मुझे ये किताब चाहिए। बुक को प्राप्त करने के लिए भी 3 तरह की अप्रोच होती है जो कि हम लोग बात कर चुके हैं। तीनों अप्रोचेस शायद आपको पता होगी कि जब एक पाठक, ये सवाल भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जब एक पाठक पुस्तकालय की ओर अग्रसित होता है तो उसकी जो अप्रोच होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो 3 चीजें होती है। तो कौन कौन सी होती है 3 चीजें, तो मैं आपको सामने लिख रहा हूँ। देखिए फर्स्ट करके एक ही करके हम लोग बात करते हैं। पहली अप्रोच, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, मैं तीनों ही अप्रोचेस के बारे में आपसे बात करूं। पहली अप्रोच होती है कि अगर वो एंटर करेगा तो वो करेगा पहली अप्रोच ऑथर। ऑथर, ओके, सो यानी कि जो किताब का संरचना है, यानी कि जो किताब का निर्माता है, जिसने किताब लिखी है, तो क्या कहते हैं हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में हम कहते हैं, इसको कहते हैं लेखक। ठीक है, तो पहली अप्रोच कौन सी होती है, लेखक की होती है। सेकंड नंबर पे जो अप्रोच होती है वो होती है टाइटल। टाइटल, टाइटल का मतलब क्या होता है, तो टाइटल का मतलब होता है शीर्षक। दूसरी अप्रोच क्या होगी, शीर्षक। और तीसरी अप्रोच होती है वो होती है आपके सब्जेक्ट। हालांकि जब कैटलॉगिंग पढ़ते हैं तब हम इनके इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। ये आपका क्या है, आपका ये कहलाएगा विषय। ये 3 अप्रोच जो है आमतौर पे एक यूजर की रहती है। जब वो पुस्तकालय की ओर अग्रसित होगा या लाइब्रेरी में एंटर करेगा तो वो इन 3 चीजों के आधार पर सामग्री मांगता है। अब या तो कहेगा कि सब मुझे, जैसे आप में से कोई हुआ तो हम लाइब्रेरी में एंटर करेंगे, तो मैं लाइब्रेरी गया तो मैं अपने लाइब्रेरी से कहूँगा सर मुझे एक किताब चाहिए, उस किताब का मुझे रंगनाथन की किताब चाहिए। तो मेरी अप्रोच कौन सी होगी, ऑथर अप्रोच होगी। मैं कहूँगा मुझे कॉलम क्लासिफिकेशन चाहिए, यानी कि इट मीन्स मैं टाइटल की बात कर रहा हूँ, या मैं थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, मैं सीसीसी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की बात कर रहा हूँ। तो ये मेरी अप्रोच होगी, क्या होगी मेरी, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल होगी। तीसरा, मैं सपोज मान लीजिए मुझे ऑथर का नाम भी नहीं पता, मुझे टाइटल भी नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे हिस्ट्री की किताब चाहिए, मुझे ज्योग्राफी की किताब चाहिए, मुझे इकोनॉमिक्स की किताब चाहिए, मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब चाहिए, मुझे फिजिकल केमिस्ट्री की, लाइक दैट मैं सब्जेक्ट को अपने दिमाग में लेके चलूँ। जब कॉलेज में आप जब एंटर करते हो तो आपके साथ यही चीज़ समस्या होती है कि आपको नॉर्मली, जैसे फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो उसको नहीं पता कि कौन अच्छा ऑथर है, उसको ये नहीं पता कि फर्स्ट ईयर के अंदर केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब का एक्चुअल में टाइटल क्या है, ऑथर कौन है। उसको केवल ये पता है कि मुझे हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब, मुझे फिजिकल केमिस्ट्री की किताब, या मुझे इनऑर्गेनिक, लाइक दैट इस तरह की मुझे बुक्स चाहिए। तो तीसरी अप्रोच जो होती है वो कौन सी होती है, आपके सब्जेक्ट होती है। तो एक बार फिर से आप देखें कौन 3 अप्रोचेस मैंने आपको दिखाई, आपको स्क्रीन के अपने आप दिखाई दे रही। सबसे पहली अप्रोच कौन सी है, तो पहली अप्रोच आपकी कौन सी, इट इज ऑफ ऑथर है आपकी। सेकंड अप्रोच आपकी टाइटल, और तीसरी कौन सी है, सब्जेक्ट। ये तीनों पर सवाल कई बार पूछा था कि अप्रोचेस क्या है, यानी कि जब पाठक लाइब्रेरी में एंटर करेगा तो किस आधार पर, किन चीज़ों के आधार पर जो चीज़ें मांगता है। सो दीज आर द थ्री, 3 इंपॉर्टेंट है और ये अप्रोच। अब हम लोग जो अरेंजमेंट कर रहे हैं लाइब्रेरी के अंदर, क्योंकि हम लोग क्या क्या करना है, आप देखें यहाँ पर सूत्र के ऊपर भी ध्यान देंगे आप, दोनों चीजें हम लोग बात कर रहे हैं। मैं आपको सूत्र की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि आपके सामने जो है लिखा हो पाठक के समय को बचाइए, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, यानी कि आप अपने पाठक के समय को बचाइए। अब 3 तरह के अप्रोचेज है, तो इन अप्रोचेस के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि आपके सामने एक बहुत अच्छा एक टास्क है, चैलेंज है कि आपको अच्छी बेहतर सर्विसेज देनी है। जब हम अपने यूजर को सर्विसेज देते हैं, तो रंगनाथन ने यहाँ तक सर्विसेज के लिए कहा है कि जब आप लाइब्रेरी में अपने यूजर को सर्विसेज देंगे तो दैट सर्विसेज शुड बी द सेटिस्फैक्टरी सर्विसेज, यानी कि वो जो है ऐसी सेवा होनी चाहिए यानी कि संतुष्टिपूर्वक। सेटिस्फैक्टरी सर्विसेज का मतलब होता है संतुष्टिपूर्वक। तो संतुष्टि होनी चाहिए। संतुष्टि किससे होनी चाहिए, तो अपने यूजर को, मतलब आपका सेटिस्फेक्शन नहीं, आप जिसको सर्विसेज दे रहे हैं उसका सेटिस्फेक्शन के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपसे कोई चीज़ मांगी और आपने दे दी, तो ये सर्विसेज नहीं कहलाएगी। सर्विसेज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि चौथा सूत्र आपको प्योरली जो बात करेगा सर्विसेज की बात करेगा और मैनेजमेंट, यानी कि अगर आप मैं बात करूं तो यहाँ पर एक शब्द में आपके सामने आता है कि चौथा सूत्र किसकी ओर ध्यान इंगित कर रहा है, इट इज प्योरली टुवर्ड्स द मैनेजमेंट। इट्स व्हाट, इट्स मैनेजमेंट, यानी कि हम बात करें किसकी, प्रबंधन, है ना, हम लोग बात करें प्रबंधन। प्रबंधन क्योंकि देखिए यहाँ पर बात आ रही है टाइम की। टाइम का मतलब क्या हो रहा है, समय। तो समय से लेकर, और समय और मैनेजमेंट का एक कनेक्शन मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ, और समय और मैनेजमेंट का कनेक्शन क्या होता है। तो आप देखिए यहाँ पर नॉर्मली ऐसा होता है कि आप कहीं पर भी किसी एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के अंदर या किसी एक ऐसी जगह पर आप पहुँचते हैं जहाँ पर आपको सर्विसेज आपको चाहिए होती है। तो आप
वहाँ पर पहुँच के आप ये कहते हैं कि साहब मुझे फला सर्विस चाहिए, मुझे, मैं छोटा सा एग्जांपल दूँ आपको, मैं एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल दूँ आपको। तो नॉर्मली आप में से सभी लोग जो है, हम लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं कि हम लोग कभी लंच या डिनर के लिए रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं या कभी किसी भी और इवेंट के लिए। तो वहाँ पर अगर हम कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, तो अगर मान लीजिए आपका जो ऑर्डर है टाइम से फुलफिल नहीं किया गया, आपको प्रोवाइड नहीं किया गया चीज़ें, तो आपको क्या लगेगा? सो यू विल हैव ए कंप्लेन अबाउट द मैनेजमेंट। अगर आपको लगेगा ना, आप कहेंगे आपका मैनेजर कौन है, लाइक ना यहाँ की सर्विसेज प्रॉपर नहीं है। इट मीन्स अगर आप अपने क्लाइंट को टाइम से, समय से अगर आप सेवाएं नहीं देंगे, इट शोज योर मैनेजमेंट इज पुअर, यानी कि आपका मैनेजमेंट जो है पुअर, यानी कि मैनेजमेंट का सीधा सीधा कंसर्न किससे है? तो मैनेजमेंट का सीधा कंसर्न आपका टाइम से है। तो टाइम फैक्टर प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोवाइड द सर्विसेज। तो यानी कि कहते हैं ना उपयुक्त समय पर, तो उपयुक्त समय क्या होता है? यानी कि सही समय पर। तो लाइब्रेरी की डेफिनेशन होती है कि लाइब्रेरी वो होता है जो उपयुक्त समय पर, है ना, उपयुक्त सामग्री उपयुक्त उपभोक्ता को उपलब्ध कराए, यानी कि राइट टाइम पर राइट यूजर को राइट डॉक्यूमेंट अवेलेबल करवाए। तो ये कंप्लीटली टाइम का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए रंगनाथन ने इस सूत्र का नाम जो रखा है वो रखा है सेव द टाइम ऑफ द यूजर, यानी कि आपको अपने यूजर या आपको अपने रीडर का समय बचाना है। और अगर आप समय बचा पाते हैं, यानी कि आप अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं। तो हम इन सब के लिए, यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि जो अप्रोचेस मैंने आपको दिखाई है, इन सब अप्रोचेस के लिए हम लोग लाइब्रेरी के अंदर अरेंजमेंट करते हैं, और अरेंजमेंट करेंगे तो आप अच्छी सर्विस दे पाएंगे। यानी कि ये मैं भी ना अप्रोचेस हैं आपके सामने। तो इन अप्रोचेस के लिए आपको करना क्या है? तो इन अप्रोचेस के लिए आप क्या करेंगे? हम लोग करते हैं अरेंजमेंट। अरेंजमेंट करेंगे। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? तो अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यवस्थापन। अब व्यवस्थापन के अंदर दोनों चीज आ गई, तो इसलिए व्यवस्थापन के अंदर पहली चीज आ गई आपका क्लासिफिकेशन, और दूसरी चीज क्या आ गई आपकी? इट इज कैटलॉगिंग। सो दिस इज व्हाट क्लासिफिकेशन कैटलॉग, ये दो चीजें हैं। इट मींस ये दो एक्टिविटीज जो हम लोग करते हैं, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग जो हम करते हैं, इससे हम लोग नॉर्मली अपने यूजर के टाइम को सेव करते हैं। तो अगर जब जब कभी भी आपसे बात कही जाएगी और आपसे ये कहा जाए कि चौथा सूत्र, तो चौथा सूत्र क्या है? इट इज सेव द टाइम ऑफ द रीडर या सेव द टाइम ऑफ द यूजर, यानी कि पाठक का समय बचाने के लिए आप क्या करते हैं लाइब्रेरी के अंदर? तो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, हम लोग लाइब्रेरी के अंदर कैटलॉगिंग करते हैं, ताकि पाठक का समय बचाए, चीज़ें अरेंज हो जाए। क्लासिफिकेशन के आधार पर हम लोग चीज़ों को अलग अलग वर्गों में बांटते हैं, ताकि उनको एक अलग अलग कैटेगरी में किया जाए। सारी चीज़ें एक ही विषय से संबंधित समस्त सामग्री एक ही जगह पर पहुंच जाए। और जब एक ही जगह पर पहुंच जाएगी, यानी कि आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो एक जगह पर पहुंच जाएगी, यानी कि कहाँ पर पहुंचेगी? तो इट इज नोन एज वन प्लेस, एक स्थान, यानी कि वन प्लेस। और ये भी एक थ्योरी है क्लासिफिकेशन की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वन प्लेस थ्योरी कहते हैं। और अगर आपने सुना होगा नाम, जेडी ब्राउन का नाम सुना होगा, तो जेडी ब्राउन ने दिया था वन प्लेस थ्योरी, और 1906 के अंदर और एक और थ्योरी दी थी जिसको, या एक और क्लासिफिकेशन स्कीम दी थी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो जेडी ब्राउन ने कहा था कि इट्स वन प्लेस थ्योरी, समस्त सामग्री कहाँ पर पहुंच जाए? तो सारी सामग्री किसी एक ही स्थान पर। तो ये केवल संभव है किस वजह से? तो क्लासिफिकेशन के जरिए आप ये काम कर सकते हैं। कैटलॉगिंग किस लिए? तो लाइब्रेरी का जब चीज़ें हम अरेंज करते हैं तो क्लासिफिकेशन करते हैं, उन्हें रिट्राइव करना है तो हम लोग क्या करते हैं? कैटलॉगिंग। तो क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग दोनों ही चीज़ें, और यही विषय को विज्ञान भी बनाती है। आज अगर लाइब्रेरी साइंस है, तो इसके लिए क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही विषय को विज्ञान बनाती है। और किसी भी विषय को विज्ञान बनने में कहीं ना कहीं तकनीक का रोल बहुत ज़्यादा होता है। कोई ना कोई विधि होती है, मेथड होता है, प्रोसेस होता है, टेक्निक है। तो यहाँ पर विधि भी है, मेथड, प्रोसेस, टेक्निक सब कुछ है, इसलिए हम लोग को क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग की हम लोग बात करते हैं। तो ये चौथे सूत्र का पहला पॉइंट है, जहाँ पर क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग यानी कि अरेंजमेंट से रिलेटेड सारी बात यहाँ पर की गई है। प्लस देखिए टाइम बचाने के और भी कई सारे फैक्टर, तो एक फैक्टर तो हमने यहाँ पर देख लिया, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि टाइम बचाने का एक फैक्टर तो हो गया कि क्लासिफिकेशन और कैटलॉग हमने कर लिया। देन उसके बाद हम और भी कई सारी चीज़ें करते हैं। तो पहला देखिए, कुछ यहाँ पर रिपीटेटिव बात आएगी, मैं आपको दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके सामने, और दूसरा पॉइंट है आपका इट इज़ लाइब्रेरी लोकेशन। लाइब्रेरी लोकेशन का मतलब क्या होता है? ये लाइब्रेरी लोकेशन होता है, पुस्तकालय का क्या होता है? ये होता है स्थान। इज इट ओके? सो लाइब्रेरी लोकेशन अगेन, देखिए लोकेशन का जिक्र हम लोग पहले सूत्र के अंदर भी कर चुके हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा। अब आपका सवाल ये होगा, सर ये जो लाइब्रेरी लोकेशन वाली बात आप कर रहे हैं, ये अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो हम लोग इसके अंदर पहला सूत्र उत्तर लिखेंगे या हम लोग चौथा लिखेंगे? तो ये सवाल कई बार आपके घूम फिर के मेरे पास आया भी है। तो देखिए, अगर लाइब्रेरी लोकेशन में वैसे तो सवाल नहीं आता, लेकिन हाँ,
ये पूछा था किस सूत्र के अनुसार पुस्तकालय का स्थान जो है संस्थान के केंद्र में होना चाहिए, न्यूनतम दूरी पर होना चाहिए। तो ये आपको आंसर उसके अंदर पहला सूत्र ही लिखना है, आप उसके अंदर चौथा नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो क्योंकि हम लोग सेंटर में हम लोग केवल इसलिए रखते हैं कि न्यूनतम दूरी पर रखते हैं ताकि पाठक का समय तो बचे, लेकिन उससे भी ज्यादा पुस्तकों के उपयोग को बढ़ाना जरूरी है। तो जब उपयोग की बात आती है तो पहला सूत्र हो गया आपका, समय को बचाना है तो चौथा सूत्र आ गया। तो पाठक के समय को बचाने के लिए कहाँ करेंगे, तो लाइब्रेरी लोकेशन एंड इट शुड बी इन द सेंटर, यानी कि नियरेस्ट। तो मैंने पहले सूत्र में आपको बता दिया कि एक मैंने आपको वृत्त बना के दिखाया था और मैंने आपसे कहा था कि वृत्त के केंद्र के अंदर हम लोग पुस्तकालय को हमने रखा था, ताकि देखिए किसी भी वृत्त के अंदर अगर कहीं पर भी देखें तो केंद्र से जो उसकी परिधि की दूरी होती है वो न्यूनतम होती है। यानी कि बहुत साधारण शब्दों में कहूँ तो यानी कि अगर पब्लिक लाइब्रेरी है तो इट शुड बी इन द सेंटर ऑफ द टाउन, यानी कि नगर के केंद्र में होना चाहिए अगर सार्वजनिक पुस्तकालय है। और अगर शैक्षणिक पुस्तकालय है तो संस्थान के केंद्र में होना चाहिए। इसलिए नॉर्मली हम लोग देखते हैं यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज देखते हैं जहाँ कहीं भी होती है, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में, तो उसको हम लोग सेंट्रल लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसे हम लोग आम तौर पर जो है केंद्र में ही उसको स्थापित करते हैं। सो ये अगेन एक पॉइंट है आपका। देखिए हम सेकंड नंबर पे पॉइंट की बात करूँ, देन उसके बाद में कुछ और पॉइंट्स की आपसे बात करूंगा। कुछ रिपीटेटिव पॉइंट्स हैं जिसमें मैं आपसे एक बार फिर से, ये तीसरा पॉइंट आपका जो है इसको हम लोग बताते हैं। ओके, सो लोकेशन वाली बात हो गई आपकी। तीसरा पॉइंट आपका ओपन एक्सेस सिस्टम। इट इज ओपन एक्सेस सिस्टम। ओपन एक्सेस सिस्टम का मतलब क्या होता है, अबाध अबाध प्रवेश प्रणाली। अब ये नॉर्मली हम लोग आबाद प्रवेश प्रणाली की बात, ये मैं पिछली क्लास में आपसे कर लिया था मैंने, आबाद प्रवेश प्रणाली की बात। ओपन एक्सेस सिस्टम की जब बात आएगी तो आप तीसरा सूत्र लिखेंगे, उसके अंदर चौथा नहीं लिखेंगे। लेकिन चौथे सूत्र में भी क्या होता है कि तीसरा सूत्र तो हमने इसलिए किया था कि हम लोग एक्सेस को अगर ओपनली करेंगे तो यूजर नॉर्मली जो है किताबों तक इजीली पहुंच पाएगा और उन पुस्तकों को भी पाठक मिल जाएगा जिनको अब तक नहीं मिल रहा था। तो ये तो बात हो गई थी तीसरे सूत्र। लेकिन चौथे सूत्र में क्या मतलब है, आप अगर मान लीजिए ओपन एक्सेस सिस्टम रखें तो पाठक को किताबें ढूंढने में जो है वो जो समय लग रहा था उस समय के अंदर थोड़ी सी कमी आएगी, यानी कि उसकी अप्रोच बढ़ गई तो वो खुद से ही जो जाकर किताबें ढूंढ लेगा और ले लेगा, तो उसकी अप्रोच, उसका समय जो है थोड़ा सा बच गया। तो दिस इज नॉट ओपन। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन दे रखा है, ओपन वर्सेस क्या दे रखा है, क्लोज या क्लोज सिस्टम। तो यहाँ पर ये बात जो है इस सूत्र के अंदर लिखी हुई है। तो आपसे सवाल पूछ ले केवल, अगर देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि ओपन एक्सेस सिस्टम जो है वो कौन से सूत्र से संबंधित है, तब तो आप आंसर लिखेंगे 3। लेकिन सवाल में अगर आपसे ये पूछा कि ओपन एक्सेस वर्सेस क्लोज एक्सेस, यानी कि जो तुलना की गई है ओपन और क्लोज के अंदर, तो एक तो खुली प्रणाली है जिसको हम लोग अबाध प्रवेश प्रणाली कहते हैं, और एक बंद, तो बंद प्रणाली जिसको हम लोग कहते हैं क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम के अंदर ये होता है कि नॉर्मली यूजर की जो अप्रोच होती है वो किताब तक नहीं हो पाती है। जब यूजर की अप्रोच किताब तक नहीं है मतलब उसके बीच में बाधा है, किताबें बंद हैं किसी भी प्रकार से, यानी कि आप नॉर्मली स्टैक एरिया तक आप लोग नहीं पहुंच पाते, तो उसको हम लोग क्लोज सिस्टम कहते हैं। तो इस सूत्र में रंगनाथन ने तुलना करी है। तो सवाल अगर ऐसा पूछ ले कि ओपन वर्सेस क्लोज सिस्टम की बात जो है कौन से सूत्र में की गई, तो तब आपका आंसर जो है वो चौथा होगा, तब आपका आंसर जो है तीसरा सूत्र नहीं होगा, यानी कि थर्ड लो आपका आंसर नहीं होगा। छोटी छोटी बारीकियां देखिए किताब के अंदर दे रखा है, मैंने आपको किताब के बारे में भी जानकारी दी है, तो यहाँ से ये बात निकल के आती है। जी बिल्कुल, ओके। सो ये बात आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए कुछ और चीज़ें, देन उसके बाद अगेन चौथा पॉइंट मैं आपको बता दूं इसके अंदर। सो इट इज चौथा रिलेटेड विद द शेल्फ अरेंजमेंट। क्या आएगा आपका, ये सारे रिपीटेटिव है, शेल्फ अरेंजमेंट। अब शेल्फ अरेंजमेंट, शेल्फ का मतलब क्या होता है, तो शेल्फ की हम लोग बात करते हैं निधानी। क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा निधानी व्यवस्थापन। अब निधानी व्यवस्थापन का मतलब क्या होता है, तो ये आपका शेल्फ के अंदर हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को हम लोग अरेंज करते हैं। मैं पहले भी आपसे कई बार एग्जाम्पल की बात कर चुका हूँ, एक बार फिर से मैं आपको बात करूँ तो देखिए एग्जाम्पल शेल्फ अरेंजमेंट की का मतलब क्या है। तो शेल्फ अरेंजमेंट का मतलब ये है, निधानी व्यवस्थापन, हम लोग विभिन्न प्रकार की सामग्री को जो है शेल्फ में अरेंज करते हैं। अब शेल्फ में अरेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक एक क्लासिफिकेशन हो जाएगा, है ना। जैसे कि आप सभी लोग, मैं अगेन यहाँ पर वापस सुपर मार्केट वाला एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा कि जब हम सुपर मार्केट में जाते हैं आज के इस दौर में, यानी कि जैसे बिग बाजार, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दैट।
तो हम लोग जाते हैं, आपने देखा होगा अलग अलग सेक्शंस मिलते हैं, हमें बताया कि एक तरफ क्रॉकरी मिलती है ना, एक तरफ जो है आपका फूड आइटम्स मिलते हैं आपको, है ना, देन आपका ग्रॉसरी आइटम्स जो है आपको अलग मिलते हैं, गारमेंट्स का सेक्शन आपका अलग होता है ना, देन उसके बाद डेली यूजेस की चीज़ें आपको अलग मिलती है, तो आपको एक सेक्शन मिल जाएगा, स्टेशनरी का आपको अलग मिल जाएगा ना, इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन आपको अलग मिल जाएगा। सो वी कैन सी दिस, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है, इजीली हम लोग देख पाते हैं। सो वो क्या है, शेल्फ अरेंजमेंट है। अगर आप किसी पर्टिकुलर शेल्फ में जाएंगे तो आपको, जब आप मॉल में जाते हैं या सुपर मार्केट में आते हैं तो आपको रिलेवेंट चीज़ें मिलती है, आपको एक ही चीज़ के अंदर कई सारे वेरिएशन आपको मिल जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका आपका समय बचता है, आपको पता है कि हाँ ये चीज़ मिल गई, तो आप वहीं पर जाके रिलेवेंट चीज़ें आप या एक दूसरे से संबंधित सामग्री आप ढूंढ सकते हैं। अगर शेल्फ अरेंजमेंट है सही प्रकार से, तो आप लाइब्रेरी के अंदर चले गए, आपने देखा यहाँ पर कि हाँ मुझे केवल लिटरेचर की किताबें पढ़नी है, तो आपको एक तरफ अलग सेक्शन मिल जाएगा, आपको आपको मुझे मुझे फिक्शन चाहिए, नॉन फिक्शन चाहिए, लाइक ऐसे कई सारी चीज़ें, किड्स का सेक्शन आपका अलग है, वहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाती है, सीरियल पब्लिकेशन आपका अलग है, या किसी आपको केवल कहते हैं ना वो आपको करंट से चीज़ें रिलेटेड आपको चीज़ें पढ़नी है, आपको वो अलग मिल जाएगा। तो ऐसे शेल्फ अरेंजमेंट आपका क्या करता है, समय बचाता है। हालांकि शेल्फ अरेंजमेंट की बात हम लोग इससे पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा शेल्फ अरेंजमेंट, तो आप तीसरा सूत्र लिखेंगे, चौथे सूत्र के अंदर केवल समय को बचाने के लिए जो है शेल्फ अरेंजमेंट की बात की गई। ओके, सो इट्स क्लियर। देन उसके बाद देखिए कैटलॉगिंग की हम लोग बात पहले ही कर चुके हैं। नाउ इसी सूत्र के अंदर हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग बिब्लियोग्राफी एंड द रेफरेंस सर्विसेज। नाउ नंबर 5 के हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। सो नंबर 5 क्या आपका, इट इज बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या हो गया, तो बिब्लियोग्राफी का मतलब हो गया ग्रंथ सूची। ओके, बिब्लियोग्राफी का मतलब है ग्रंथ सूची। ओके, और द लास्ट पॉइंट इज, बिब्लियोग्राफी के बाद हम लोग बात करते हैं, सो इट इज नॉन एज सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, इट इज आदान प्रदान, यानी कि हम बात किसी करें, हम लोग बात करें आदान प्रदान की बात करें, हम लोग लेन देन की बात करें। ओके, सो दीज आर 2 पॉइंट्स। हम इनकी देखिए डिटेल में मैं आपसे इन दोनों पॉइंट्स के बारे में बात करने जो, एक आपका हो गया बिब्लियोग्राफी और दूसरा आपका सर्कुल। बिब्लियोग्राफी का क्या मतलब है, बिब्लियोग्राफी का मतलब ये देखिए कि जब नॉर्मली हम लाइब्रेरी के अंदर एंटर करते हैं, तो हमें पर्टिकुलर अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमें उससे रिलेटेड अगर बिब्लियोग्राफी मिल जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ना है, रविंद्रनाथ टैगोर, तो लाइब्रेरी के अंदर मैं पूछ लूँगा, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी जहाँ पर साहित्यिक पुस्तकें की भरमार है, बहुत ज़्यादा है, बड़ा कलेक्शन है वहाँ पर, तो मैं उनसे पूछूंगा, तो उन्होंने अल्टीमेटली बना रखी होगी, पहले से तैयार होती है, कई बार ऐसी आवश्यकता होती है, तो रविंद्रनाथ टैगोर की बिब्लियोग्राफी मुझे चाहिए तो वो मिल जाएगी। तो इट शोज़ के रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित समस्त पुस्तकों की एक सूची है, उस सूची से देखकर मैं ये सेलेक्ट कर सकता हूँ मुझे कौन सी किताब मुझे पढ़नी देखनी, लाइक दैट। सो इट इज़ बिब्लियोग्राफी आपके समय को बचाती है, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। हमें, मैं अगर मान लीजिए इतनी सारी चीज़ें मैं लिस्ट मांग लूँ मुझे, तो नॉर्मली मुझे मिल जाएगा कि हाँ ये लिस्ट है, इसके अकॉर्डिंग मैं काम कर सकता हूँ। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज नोन एज सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एक बार फिर से देखें, जो अंतिम मैंने पॉइंट लिखा है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इट्स व्हाट, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, प्योरली इट इज़ व्हाट, आदान प्रदान की बात कर रहे हैं, और हम लोग बात कर रहे हैं सर्कुलेशन की। ये सर्कुलेशन इसका एक अगेन एन इंपॉर्टेंट पार्ट, हालांकि हम लोग पहले भी इंपॉर्टेंट की बात कर चुके हैं, सो इट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट। सर्कुलेशन अगेन एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। सर्कुलेशन का सीधा सीधा तात्पर्य जो है वो समय से है, मैनेजमेंट से जो है बहुत सीधा तात्पर्य है। इसका मतलब क्या है, तो देखिए सर्कुलेशन का मतलब आदान प्रदान है। पुस्तकालय का की सबसे महत्वपूर्ण सेवा जो है वो सर्कुलेशन है, जहां पर हम लोग लेन देन की बात करते हैं। लेन देन का मतलब ये कि आपको बुक इशू करवानी है या बुक आपको रिटर्न करनी है, तो बुक इशू और रिटर्न करने के लिए आमतौर पर ऐसा देखा गया है, तो वहाँ पर एक लंबी लाइन लगती है ना, क्योंकि यहाँ एक ह्यूमन इंटरेक्शन भी होता है, पर्सनल इंटरेक्शन आपका होता है। अगर सिस्टम ऑटोमेटेड नहीं है तो आपको समय अधिक लगेगा। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो सभी लोग जानते हैं, कोई नया एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन इट्स वेरी कॉमन एग्जाम्पल, कि जब हम बात करते हैं कि जैसे बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम आज आप देखते हैं, आज हमारे लिए बैंकिंग सिस्टम थोड़ा सा ईजी हो गया। ईजी हो गया मतलब आपको पैसा जमा कराने के लिए और पैसा निकालने के लिए, है दोनों ही चीज़ों के लिए, क्योंकि विड्रॉल आप पैसा कहाँ से करते थे, विड्रॉल में बहुत इजीली मैं एटीएम से जाके विड्रॉल कर लूँगा, तो ये मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया, क्योंकि पैसा निकाल आज शायद हमें से शायद 1% लोग जो है जो पैसा निकालने के लिए, या अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो
2-4% लोग जो है बैंक इसलिए जाते हैं कि उनको कैश विड्रॉल करना है, जो एटीएम से संभव नहीं है, थोड़ा अगर एक्सेस के अंदर है तो, क्योंकि एटीएम के अंदर तो बाकी 90 to 95% लोगों की जो ज़रूरत है वो एटीएम से कंप्लीट होती है, यानी अगर पैसा विड्रॉल करना है तो आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो बैंक ने आपको इतनी फैसिलिटी दे रखी है। इवन आपको पैसा डिपॉजिट करना है तो भी ऐसे एटीएम से जहाँ पर आप जाके आप पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हो, और आप में से कई लोगों ने किया भी होगा, शायद कोई नई बात नहीं है। तो ट्रांजेक्शन के लिए हमको एक ज़माना था जब हम बैंक में जाते थे, हम लाइन में लगते थे, पैसा निकालना है तब भी और पैसा जमा कराना तब भी। तो ये जब सिस्टम ऑटोमेटेड नहीं था, तो आज ऑटोमेशन हो गया, तो वहाँ पर बैंक के अंदर जो है ये ट्रांजेक्शन जो है ये थोड़ा सा कम हो गया। लाइनें जो इतनी लंबी लंबी लगा करती थी, आज लाइनें बहुत छोटी हो गई है, ये ना के बराबर हो गई है, आप देख सकते हैं। द सेम थिंग लाइब्रेरी की अगर मैं बात करूँ तो सर्कुलेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ पर इशू रिटर्न की बात कर रहे हैं, तो किताब जमा कराने वालों की भी लंबी लाइन लगी हुई है, और किताब विड्रॉल या इशू करवाने वालों की भी लंबी लाइन लगी, जिसको हम लोग चार्जिंग डिस्चार्जिंग कहते हैं। इसलिए हमने, आपने देखा तो मैनेजमेंट के अंदर भी हम लोग कई सारे सिस्टम पढ़ते हैं, ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम है, नेवार चार्जिंग सिस्टम है, कार्ड वाला सिस्टम है, तो अलग अलग। तो ये आज की समस्या नहीं है, ये समस्या जो है जब से लाइब्रेरीज के अंदर जो है सिस्टम चालू हुआ, तो आप देखें ना, ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम की बात करते हैं, नेवार की बात करते हैं। नेवार का जो सिस्टम है 1900, यानी कि आज 2023 चला, यानी कि आपको देखें तो 125 साल पुरानी बात है। तो ये पुराना है 1895 में, है ना, उससे भी 130 साल पुरानी बात जो है वो नीना ए ब्राउन का चार्जिंग सिस्टम है, जहाँ पर हम लोग काम करते हैं। सो देर आर सो मेनी थिंग्स। अब इनके जरिए जो है हम लोग चार्जिंग भी कर रहे हैं, डिस्चार्जिंग कर रहे हैं, हमें कोई देखने को मिलता। सो मैनेजमेंट के अंदर, या कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो लंबी लाइन लगा करती थी जो सर्कुलेशन के अंदर, तो सर्कुलेशन के अंदर जो है स्मूथ तरीके से हम चीज़ों उनको उपलब्ध कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आपका सेव द टाइम ऑफ द रीडर, सेव द टाइम ऑफ द यूजर। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको देखने को मिलती है वो क्या है, तो आप देख सकते हैं इजीली कि यहाँ अगर जब ये काम करेंगे सर्कुलेशन में, तो आज सर्कुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलेशन के लिए हम लोग करते हैं ऑटोमेशन। इसको बोलते हैं स्वचालन। क्या कहलाएगा ये, तो इट इज नोन एज स्वचालन कहलाएगा। स्वचालन का मतलब क्या है, ऑटोमेटेड सिस्टम बना दिया। अब आपने ऑटोमेटेड सिस्टम तैयार कर दिया, तो उसके जरिए क्या होगा, पाठक का समय बच गया, आप अच्छी और बेहतर, जो हम बात कर रहे थे शुरुआती दौर के अंदर कि आपको अच्छी और बेहतर सेटिस्फैक्टरी सर्विसेज देनी, तो आप अच्छी और बेहतर सेटिस्फैक्टरी सर्विसेज अपने यूजर को दे सक रहे हैं। और कुल मिला के ऑटोमेशन से क्या हो रहा था, ऑटोमेशन से केवल एक काम हो रहा है कि चीजें तो स्मूथ हो रही है, आप अच्छी और बेहतर सर्विस दे रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, पाठक के समय को बचा रहे हैं। सो दिस इज रिलेटेड विद द फोर्थ लॉ। एक बार फिर से देखिए, मैं जितनी चीजें हमने आज डिस्कशन किया, हम लोग बात करें, फिर से आपका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए कि हम लोग बात करें फोर्थ लॉ की बात करें। देखिए लाइब्रेरी साइंस के 5 फंडामेंटल लॉज हैं, और 5 फंडामेंटल लॉज में मैंने आपको हर लॉ के अंदर ये बताया कि कहाँ से छोटे छोटे सवाल जो है आपके बन सकते हैं, और ये आपको ध्यान होना बहुत जरूरी है। 2 चीजें हो रही है, पहली चीज ये कि आपको सूत्रों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सूत्र के बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो मेन मोटिव आपका क्लियर होगा कि रंगनाथन ने क्यों लिखा। अब रंगनाथन ने क्यों लिखा, इसको अगर आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे तो ये रंगनाथन की फिलोसॉफी है, और इस फिलोसॉफी को हम जब अपने अंदर उतारते हैं तो हम अच्छे, बेहतर और एक स्किल्ड लाइब्रेरियन बनते हैं। तो हमें केवल इतना ही नहीं कि हाँ एग्जाम क्लियर करके जो है हमें सिर्फ लाइब्रेरियन की जॉब करनी है, लेकिन आपको अल्टीमेटली आपको एग्जाम तो क्लियर करनी है, देन उसके बाद आपको लाइब्रेरियनशिप भी सीखनी है। और ये लाइब्रेरियनशिप कहीं से नहीं सीखने को मिलेगी, आप रंगनाथन की फिलोसॉफी पढ़ेंगे, रंगनाथन का दर्शन पढ़ेंगे, सीखेंगे आपके मन में, तो ये आपके मन में एक सेवा भाव उत्पन्न होगा, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो भी सब्जेक्ट के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना 5 लॉज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दिस सब्जेक्ट, यानी कि अगर पुस्तकालय विज्ञान एक भवन है तो इस भवन के पिलर्स हैं। सो दीज आर द 5 पिलर्स है, और इन पिलर्स के ऊपर ही जो है कंप्लीटली विषय टिका हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि लगातार देखिए प्रयास यहाँ से किए जा रहा है, उन प्रयासों के माध्यम से जो है आपको ये समस्त जो है चीजें आपको समझ में आएगी। तो दिस इज द फोर्थ लॉ। अभी फिफ्थ लॉ की बात करना बाकी है, लेकिन फोर्थ लॉ एक बार फिर से रिवाइज करेंगे आपके साथ। सो इट इज व्हाट, सेव द टाइम, यानी कि फोर्थ लॉ के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात की गई वो बात किसी की, आपसे समय की बात की, यानी कि पाठक के समय को आपको बचाना है, आपको अपने रीडर के टाइम को बचाना। और टाइम को बचाना मतलब अच्छी और बेहतर सर्विसेज देना। तो अच्छी और बेहतर सर्विसेज देने के लिए हम यूजर की अप्रोच को चेक करते हैं कि यूजर की अप्रोच क्या है। तो दिस इज अप्रोच, यानी कि ये है नॉर्मली आपका जो रीडर है क्या ढूंढेगा, ऑथर के नाम से, टाइटल के नाम से या सब्जेक्ट के नाम से सामग्री ढूंढता है, और आप उसको समय पर दे पाए, इट मीन्स यू आर डूइंग द गुड मैनेजमेंट। आपका प्रबंधन जो है वो सबसे बढ़िया है, आप अगर दे पा रहे हैं तो हमें देना है, मीन्स समय पर देना है, तो आपका मैनेजमेंट क्या अच्छा करेगा। नाउ सो दीज आर द थिंग, और इनके लिए हमें क्या करना, अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो अरेंजमेंट यानी कि व्यवस्थापन, और इनके लिए मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपसे यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि ये सूत्र जो है आपका, जो नॉर्मली आपसे पूछा रहा है अब तक, सो इट इज 336 से लेकर 381,
सो ये क्या है आपके, तो इट इज़ पेजेस। आजकल सवाल जो है पेजेस पर भी पूछा जा रहा है। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए चीज़ें आपको उम्मीद करता हूँ यहाँ पर बात समझ में आ रही है। और इसी के दौरान जो बीच में देखिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो कि मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ, आप देखें लगातार मैंने पिछली कुछ क्लासेस के अंदर, और ये जो समय है आपके लिए एक समय महत्वपूर्ण समय है, आपको स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये इट्स एन स्पेशल ऑफर, और ये ऑफर की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा। सो आज की जो डेट है आपका, ये आज से ही प्रारंभ हुआ है, 25 से लेकर 31 मार्च तक। देखिए आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनमें से मोस्टली मुझे पता है कि एक तो राजस्थान लाइब्रेरी की जो वैकेंसी है वो कमिंग सून है, अति शीघ्र जो है आपको एक राजस्थान, और दूसरा जो है आपको बिहार के अंदर वैकेंसी देखने को मिलेगी। तीसरी वैकेंसी और मैं आपको बता दूं, इट्स वेरी टू बी क्लियर, वो है आपकी DSSB, यानी कि 3 वैकेंसी आपको अगले 3 महीने के अंदर 101% आपको देखने को मिलेगी। और इन तीनों वैकेंसीज के अंदर फिलहाल आप ये मान के चलें कि बिहार की वैकेंसी है, तो बिहार की वैकेंसी काफ़ी लंबे समय बाद आ रही है वैकेंसी, आप ये मान के चलें। हाँ, ये चीज़ आप भ्रम से आप दूर हो जाएं कि हाँ आ रही है या नहीं आ रही है, इस चर्चा को ख़त्म कर दें, क्योंकि ये 101% जो है, मैंने आपसे कहा कि ऐसे सूत्रों के हवाले से जो है कुछ ऐसी कंफर्म न्यूज़ है कि आपको डेफिनेटली आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। जो मेरे राजस्थान के साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो लंबे समय से कह रहे हैं सर पेड कोर्स, तो आपको एप्लीकेशन के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल है। टारगेट अभी जो हमारा चैनल है, इसी नाम से आपको एप्लीकेशन भी मिलेगी। अगर आप एंड्रॉइड यूज़र हैं या iOS यूज़र हैं, आप दोनों ही तरीके से अगर आप चाहें तो आप टारगेट अभी नाम देखेंगे, या नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से आपको एप्लीकेशन के डाउनलोड के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। आप इजीली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर राजस्थान का स्पेशल कोर्स आपको मिलेगा, बिहार का स्पेशल कोर्स आपको मिलेगा, KVS, NVS, DSSB, यानी कि भारत के अंदर जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे किसी राज्य से संबंधित हैं चाहे वो केंद्र से संबंधित है। तो अगली 3 वैकेंसीज तो आपके लिए बहुत कमिंग सून है, आपको मिलेगी। और इसके अलावा अलग अलग स्टेट्स में ऑलरेडी वैकेंसीज हैं कहीं पर, लेकिन उसको पदों की संख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ अपने राज्य वाले अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इन एग्जाम्स की अगर आप जो भी एग्जाम टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि अगले 3 महीने में आपको सारे एग्जाम्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, चाहे राजस्थान, बिहार, कोई भी, तो आप इनसे संबंधित अगर कोई आपको कोर्स परचेज करना है, तो आपको एप्लीकेशन के अंदर जो है अगले 5 दिन, यानी कि आज से प्रारंभ है, ये आज का 25 मार्च है, तो आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको देखें यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर। सो आप देखें 25 से लेकर 31 मार्च, सो दिस इज 25 से 31 मार्च तक जो है आपको यहाँ पर चीज़ें मिलेगी, और इसके अकॉर्डिंग जो आपको फुल आपको यहाँ पर डिस्काउंट जो है इस रेंज में मिलेगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पर डेट है आपका 25 मार्च से लेकर 31 मार्च, तो 31 मार्च तक ये आपका स्पेशल ऑफर जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ये जो ऑफर है किससे संबंधित है, तो इनके अंदर आप देखेंगे प्राइस जो है आपको देखने को मिल रही। सो दिस इज व्हाट राजस्थान लाइब्रेरी के अंदर पहली चीज़ ये है कि राजस्थान लाइब्रेरी का जो कोर्स है आपको मात्र, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे केवल मात्र राजस्थान लाइब्रेरी का लाइब्रेरी साइंस वाला पार्ट, यानी कि सब्जेक्टिव पार्ट अगर रीड करना है, जिसको हम लोग पेपर 2 के नाम से जानते हैं, वो आपको 2499 के अंदर अवेलेबल है। लेकिन सेम टाइम में राजस्थान, अगर आपको लगता है नहीं मुझे पेपर 1, यानी कि हालांकि पेपर 1 जैसे काफ़ी चीज़ें उसके अंदर, पेपर 1 के अंदर आप देखेंगे तो राजस्थान को जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो वैसा जो एग्ज़ाम 2022 में हुआ था, उसी तर्ज पर आपका एग्ज़ाम 2023 में होगा। पेपर आपका वही रहेगा, आपका सिलेबस कंटेंट वही रहेगा। 2 पेपर रहेंगे आपका, फर्स्ट पेपर आपका जनरल पेपर, सेकंड पेपर आपका सब्जेक्टिव। जनरल के अंदर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर जो पार्ट है, तो वो दोनों ही चीज़ अगर आप, क्योंकि देखिए 1 अप्रैल से मैं आपको बता दूँ, ये 31 मार्च तक आपको चीज़ चलेगी। 1 अप्रैल से आपकी एप्लीकेशन के अंदर रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। आपका फर्स्ट पेपर, आपका सेकंड पेपर, दोनों की ही क्लासेस आपको, यानी कि सब्जेक्ट प्लस है। तो अगर आपको लगता है सब्जेक्ट प्लस अगर आपको करना है, तो फिर देन यू शुड गो फॉर द कॉम्बो कोर्स, यानी कि आप कॉम्बो कोर्स में अगर पहले से डिसाइड कर लीजिएगा। लेकिन क्योंकि देखिए बाद में कई सारे चेंजेस नहीं हो पाते, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको, अगर राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं आप, तो या राजस्थान को आप टारगेट करते हैं, तो उसके लिए आप ये देख सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आपका बिहार का ऑप्शन आपके सामने खुला है। अगर आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं, तो अगेन बिहार की जो फीस आपके सामने यहाँ पर, ये बिहार की कोर्स की जो प्राइस है, इट इज़, ये केवल ऑफर तक के लिए है, ऐसा नहीं कि नॉर्मली ये प्राइस है, प्राइस इनसे ज़्यादा है, लेकिन ऑफर में बिहार की जो प्राइस आपको 2199 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देन उसके बाद DSSB और KVS को अगर आप टारगेट करते हैं, तो यहाँ पर कितना आपका, इट्स 2499। सो इट्स ए गुड पैकेज। यानी कि देखिए सबसे अच्छा, सबसे एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो कोर्सेज है, इनकी वैलिडिटी जो है वो आपकी 365 डेज, यानी कि 1 साल की वैलिडिटी के साथ है। तो पिछली बार जो बेनिफिट हुआ लोगों को, वो केवल क्या हुआ, देखिए जुलाई की और जून जुलाई की मैं आपसे बात करूं, तो जब जिन लोगों ने जून में कोर्स परचेस किया था, तो सबसे पहले तो आपको देखिए यहाँ पर क्या देखने को मिला, तो जून वाले कोर्स में आपको NVS देखने को मिला। देन उसके बाद आपको सितंबर में DSSB देखने को मिला, और दिसंबर में आपको क्या देखने को मिला, KVS। यानी कि बेनिफिट देखिए आप,
हमने तीनों, नॉर्मली तीनों जो कोर्सेज है, इन तीनों कोर्सेज का कंटेंट पार्ट जो है वो 90% सेम है। अगर 10% डिफरेंट है तो हमने उसको डिफरेंट भी दिया। तो बेनिफिट क्या हुआ, तो तीनों एक ही है। यानी कि अगर आप एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको केवीएस के लिए अलग से कोर्स परचेस करने की आवश्यकता नहीं है, और आप एनवीएस केवीएस से कर रहे हैं तो आपको डीएसएसबी के लिए अलग से आपको परचेस। तो अब यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, आपको सब्जेक्टिव पार्ट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिला, इट्स इन 249, यानी कि ऑफर के अंदर ये आपके पास अवेलेबल है। देन एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि अब हमने जो यहाँ पर स्टार्ट किया, आपको देखिए केवीएस और एनवीएस के अलावा आपको यहाँ पर एक चीज़ें आप देखिए यहाँ पर, इट्स क्लियर। नेक्स्ट आपको जो है इसका डीएसएसबी का, तो ये एक बेटर कोर्स ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है कि अगर आप कॉम्बो में जाना चाहते हैं, यानी कि आप इनका भी कॉम्बो अवेलेबल है। तो तीनों यानी कि डीएसएसबी केवीएस एनवीएस के अंदर आपका पेपर सब्जेक्टिव भी होता है और आपका जनरल पेपर भी होता है। तो जनरल पेपर के लिए यू कैन गो फॉर द कॉम्बो, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। आपको यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, इट्स 2499 का डिफरेंस यहाँ पर आपको यहाँ मिलेगा 349 का। लेकिन पेपर 1 यानी कि आपका जनरल स्टडीज़ है, आपका मैथमेटिक्स है, आपका रीजनिंग है, केवीएस में जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, डीएसएस में वो सारी चीज़ें आपको जो है केवल मात्र आपको 1000 का डिफरेंस के अंदर आपको देखने को मिले। तो जो आपकी अकॉर्डिंग जो नीट का, हाँ ये फाइनल बात आपको लगता है कि हाँ मुझे यूजीसी एनटीए नेट की तैयारी करनी है, तो अगेन 5199 है। और फाइनली एक चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं, जो इट इज़ द सबसे अच्छा जो कोर्स है आपका, इट इज़ कंप्लीटली कॉम्बो कोर्स कहलाता है। इज इट वॉट, इट्स कंप्लीट कॉम्बो प्लान। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, कॉम्बो प्लान के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है वो आप देखें यहाँ पर 5999 के अंदर कंप्लीट कॉम्बो, यानी कि आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। आपको लगता है कि नहीं मुझे डीएसएस भी करना है, मुझे केवीएस करना है, मुझे एनवीएस करना है, लाइक मुझे बिहार करना है, मुझे राजस्थान करना है, आप कंफ्यूज हैं, आपको लगता है कि नहीं कुल मिलाकर ऐसा है कि लाइब्रेरी साइंस के अंदर कैरियर बनाना है, तो आपके पास जो है ये, तो ये ऑफर की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए बार बार ऑफर्स नहीं रहते हैं, आप लोगों की डिमांड के ऊपर जो ये आपको ये अवेलेबल है। सो दिस इज व्हाट कि मैंने आपको ऑफर्स के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दे दी, आप इजीली देख सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन के अंदर आप जाकर चेक कर सकते हैं ये सारे का ऑफर जो आपको ये एक्टिव हो गए और आपको अवेलेबल है। ओके, सो अगेन बैक टू द थिंग कि हम लोग बात कर रहे हैं आज की क्लास के अंदर रंगनाथन के द्वारा बताए गए सूत्रों की बात करें। सो दिस इज द फोर्थ लॉ, और फोर्थ लॉ जो है मैंने आपको दोनों ही चीज़ें एक्सप्लेन कर दी कि फोर्थ लॉ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट लाइब्रेरी लोकेशन, ओपन एक्सेस सिस्टम है, शेल्फ अरेंजमेंट है, बिब्लियोग्राफी है, और सर्कुलेशन की बात जो है यहाँ पर की गई। ओके, सो दिस इज आई थिंक इट्स कंप्लीट। और देखिए ये सूत्र हैं, और सूत्रों को हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास और करेंगे जिसके अंदर मैं आपको 5वां सूत्र, और मेरे उसके बाद जो है मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि केवल सूत्र पढ़ाने से मतलब नहीं, टॉपिक से इस टॉपिक्स पर या सूत्रों के ऊपर जो है अब तक जो हमने पढ़ा है, क्योंकि रंगनाथन सीरीज कंटिन्यू चलेगी। इस रंगनाथन सीरीज के अंदर जो सूत्र हमने पढ़ लिए हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग 5वां सूत्र करेंगे, और 5वें सूत्र के साथ अब तक जो आपने पढ़ा उस पर किस तरह के सवाल एग्जाम्स में पूछ कर सकते हैं, जो आ चुके हैं, जिनके आने की संभावना है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो दिस इज द होल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर मैंने लगातार आपको पहला सूत्र, दूसरा, तो 4 लो कर चुके हैं, और 5वां सूत्र जो है वो अगली क्लास के अंदर उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।